नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम आज के एजेंडा में। आज के दिन की कौन सी है बड़ी खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजर, वो खबरें जो आज की सुर्खियां तय करेंगी, खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे, वो घटनाएं जो तय करेंगी आने वाला कल। जी हां, ऐसे ही तमाम मुद्दों को समेटकर हम लाए हैं आज के एजेंडा में। तो अगले आधे घंटे में दिन भर के अहम घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं को रखेंगे आपके सामने। मैं हूं जया सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों से तीसरे दौर की वार्ता के बाद सरकार ने दिया विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने का सुझाव। किसानों के साथ हर तरह की चर्चा का दिया भरोसा। कल होगी अगले दौर की बातचीत। चक्रवाती तूफान बुरेवी को लेकर केरल और तमिलनाडु में अलर्ट। 4 दिसंबर को कन्याकुमारी के तट से तूफान के टकराने की आशंका। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग लगातार तेज। कोलकाता में आज से कोवैक्सीन ट्रायल का तीसरा चरण। डॉक्टर रेड्डी ने भारत में रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन परीक्षण शुरू किया। उत्तर प्रदेश सरकार के निजी लैब में अब सिर्फ 700 रुपए में कोविड टेस्ट। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला। तेज गेंदबाज टी नटराजन पर टिकी नजरें। और हमारा सबसे पहला एजेंडा, कृषि सुधार कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब कल 3 दिसंबर को फिर बातचीत होगी। इससे पहले कल दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई जिसमें कोई ठोस नतीजा तो नहीं निकला। सरकार की ओर से किसानों को सुझाव दिया गया है कि वो अपने सभी विशिष्ट मुद्दों की पहचान करें जिन पर खुले मन से बातचीत की जाएगी। सरकार की ओर से बातचीत की अगुवाई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में सरकार ने तथ्यों के आधार पर मामले को सुलझाने की कोशिश की। कृषि मंत्रालय ने 32 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों को पत्र लिखकर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद कल ही देर शाम एक और बैठक में शामिल किसान यूनियन को कृषि मंत्री ने भरोसा दिलाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के साथ बैठकर हर तरह से चर्चा करने के लिए तैयार है और सरकार किसानों के हित में ही हमेशा काम करेगी। बहरहाल आज किसान आंदोलन का 7वां दिन है। किसानों को नए कृषि कानूनों पर कुछ संदेह है। इस साल सितंबर में संसद में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक, किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित हुआ था। टिकैत किसान यूनियन के लीडर्स का फोन हम लोगों को आया था, तो स्वाभाविक रूप से वो भी किसानों के क्षेत्र में काम करते हैं, तो हम लोगों ने उनको 7 बजे का समय दिया था। तो सभी उनके पदाधिकारी यहाँ आए और उन्होंने एक्ट से संबंधित भी बातचीत की और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो और आवश्यकताएं हैं उन पर भी उन्होंने विचार विमर्श किया। हमने उनको भी कहा है कि एक्ट से संबंधित जो आपके इशू हैं वो हमें लिख कर दे दें और हम जब विचार करेंगे तो उन पर भी विचार करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त अनुज यादव जुड़ चुके हैं। अनुज, सबसे पहला सवाल यही कि जो कल बैठक रही उसमें क्या कुछ निकल कर आया, क्या कुछ बातें रखी गई दोनों पक्षों की ओर से? अनुज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रास्ता जी जी जय, जिसमें एक सकारात्मक रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम पिछले 7 दिन से बात करें, सरकार लगातार बार बार यही अपील किसानों से करती रही कि आप आइए, बातचीत कीजिए, आपको जो भी शंका है, जो भी आशंका है इस कानून को लेकर, उस पर हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन किसान सड़कों पर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, बातचीत करने के लिए वो नहीं आना चाहते थे। कल एक अच्छी बात ये दिखाई दी कि कल सरकार ने किसानों की बात को समझा, किसानों ने सरकार की बात को समझा, क्योंकि 3.5 घंटे जब ये बैठक चली है उसमें
32 किसान संगठन उसमें थे, करीब 40 के आसपास वहां पर किसान थे। तो जो गलतफहमियां थी किसानों की, वो एक दूसरे ने उन पर बातचीत की है। वहां पर कृषि सचिव भी थे, जो उनके कानून को लेकर जो प्रावधान बनाए गए हैं, उन प्रावधानों के कौन से क्लोज में उनको दिक्कत है, सरकार ने कहा कि आप हमें लिखित में आज शाम तक दे दीजिए। जिस जिस भी प्रावधान में आपको दिक्कत है, उसको बिंदुवार एक एक बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। कम से कम किसान अगर इस बात पे सहमत हुए हैं, तो इस बात को किसान जानते हैं कि उनकी मन में जो भ्रम की स्थिति फैलाई गई है इन कानूनों को लेकर, सरकार उनको दूर करना चाहती है। निश्चित तौर पर कल एक बार फिर से बातचीत होगी। वो सभी तमाम किसान जो कल की बैठक में मौजूद थे, वो कल 3 दिसंबर की बैठक में भी जी। मौजूद रहेंगे। और सरकार ने तो किसानों को यहां तक भी कहा है कि आप अगर किसी अपने कृषि एक्सपर्ट को अपने साथ लेके आना चाहते हैं, तो उसको उसको भी आमंत्रित है, वो उसको भी आप लेके आ सकते हैं। आप किसी कानून के जानकार को लेके आना चाहते हैं, तो आप उसको भी लेकर आ सकते हैं। हम एक एक बात पर, एक एक आशंका पर, एक एक क्लोज पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल और अनुज, जिस तरह किसान से जब इस सरकार बात को लगातार ये लेकर कह रही है कि सहमत हुए, हर तरह से बातचीत करने के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को विशिष्ट मुद्दों के साथ पॉइंट टू पॉइंट लेकर अपने सवालों को, अपनी शंकाओं को लेकर आना होगा। और लगातार ये बात सरकार काफी समय से कह रही है कि आपके हित में है ये कानून, आप इसको समझिए और भ्रम में ना आए, जो उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है उनकी बातों में ना आए। किस तरह से एक बार फिर इस बात को सरकार कहेगी और कल की मीटिंग को लेकर क्या कुछ और भी एजेंडा हो सकता है और तैयारी हो सकती है दोनों ही पक्षों की? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो सामने निकल कर कल की बैठक में भी आई थी कि देखिए 32 किसान संगठन थे, वो अलग से विज्ञान भवन में उनके साथ बैठक हुई थी। कुछ किसान संगठन थे, बाद में शाम को 7 बजे कृषि भवन में जो है कृषि मंत्री से मिले। किसान संगठन भी कहीं ना कहीं एकजुट नहीं होते दिख रहे हैं। कुछ लोग सरकार की बात से सहमत हैं, इन कानूनों से सहमत हैं। कुछ लोग जो हैं इन पे भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। कुछ राजनीतिक विपक्षी दल जो हैं उन सब भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। किसानों को देखिए सबसे पहले एकजुट होना होगा, और किसान अगर एकजुटता के साथ इस बात को समझेंगे कि ये जो क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, ये क्रांतिकारी जो कानून बनाए गए हैं, छोटे किसानों के लिए, खासतौर से उन किसानों के लिए जिसके पास जमीन कम है, उसे उसकी बुआई में और उसकी जो फसल है उसमें लागत कम आती है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस तरीके से उसके जीवन में बदलाव ला सकता है, किसानों को ये बात समझनी होगी। इस तरीके से अब जो एमएसपी है, एक तो एमएसपी उसके साथ पहले से ही एक ऑप्शन है कि आप एमएसपी पे अपनी फसल को बेच सकते हैं। दूसरा जो एक और अधिकार दिया गया है नए कानून के माध्यम से कि आप अपनी फसल को अपने मुताबिक, अपने रेट के मुताबिक देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं। पहले अधिकार किसान के पास नहीं था। ये सारी चीजें किसान को समझनी पड़ेंगी, और शायद इसी वजह से सरकार बार बार चाहती है कि आपके दिमाग में जो भ्रम की स्थिति डाली गई है उस पर हम एक एक बात पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एक एक क्लोज पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं जो कानून में बनाए गए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी कहा अगर आपको कोई परेशानी है आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार हर विरोध का जवाब देने को तैयार है, आपके हर भ्रम का निवारण करने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, आपके पास फिर लौटेंगे। बिल्कुल, अगर हम अगले एजेंडे की यहाँ पर बात करते हैं तो हमारा अगला एजेंडा है निवार तूफान। जी हाँ, निवार तूफान को भी गुजरे कुछ दिन ही बीते हैं, लेकिन अब दूसरा तूफान भारत में दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान बुरेवी 4 दिसंबर को कन्याकुमारी के तटों से टकरा सकता है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में उठ रहा चक्रवाती तूफान बुरेवी सुबह 5:30 बजे श्रीलंका के त्रिंकोमाली से 240 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व, पंबन से 470 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और कन्याकुमारी से 650 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व पर है, और पिछले 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आगे बढ़ रहा है। अगले अब 12 घंटे में इसके और गहरे होने के आसार हैं। इसके मद्देनजर केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।
और तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी तट पर गहरे दबाव की स्थिति बनने और उसके चलते चक्रवाती तूफान की आशंका के मद्देनजर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई और बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल तमिलनाडु और केरल के मुख्य सचिवों के अलावा लक्षद्वीप के सलाहकार के साथ राहत और बचाव कार्यों को लेकर कैबिनेट सचिव ने विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र से जुड़े मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया कि नुकसान की आशंका को न्यूनतम करने और जरूरी सेवाओं को तुरंत बहाल करने के लिए तुरंत सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। हमारे साथ इस वक्त तपस भट्टाचार्य जुड़ चुके हैं। तपस, सबसे पहले तो यही सवाल कि इस वक्त बुरेवी तूफान की क्या स्थिति है, कहां पहुंचा है? जी, आपने सही बोला कि ये बुरेवी तूफान जो है करीब कुछ दिनों के अंदर निवार तूफान से ठीक थोड़े दिन पहले ही आया था। उसके बाद इस वक्त जो है ये करीब कन्याकुमारी से 650 किलोमीटर की दूरी पे है और आशा ये की जा रही है कि कल आज रात तक ये श्रीलंका पहुंचेगा और कल पंबन दोपहर तक कल पंबन एक जगह है वहां पे ये करीब दोपहर तक ये पहुंचेगा। लेकिन इसका जो अभी एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज कहें अगर तो हमें आईएमडी ने बताया कि 4 तारीख की तड़के सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग इसका लैंडफॉल होने की उम्मीद है पंबन और कन्याकुमारी के बीच। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 तारीख को इस तूफान का लैंडफॉल हो सकता है। इसकी जो तीव्रता है वो जरूर कम होती रहेगी क्योंकि श्रीलंका से जब गल्फ ऑफ मन्नार पे ये आएगा कल तो उसकी तीव्रता में जरूर कमी आएगी, ये देखने वाली चीज होगी और 70 से 90 किलोमीटर तक इसकी विंड स्पीड की आशा की जा रही है। जो एक अहम चीज है कि इस वक्त जो स्टेट मशीनरीज हैं उन्होंने एक तरह से विराम लगा दिया है जो फिशिंग एक्टिविटीज होती है कोस्टल एरिया में और लोगों को वहां से निकाला जा रहा है, इवैक्यूएट करके दूसरी जगह पे सेफ हाउसेस में लेके जाया जा रहा है। हम आपको बताइए निवार के टाइम पे भी ऐसा ही किया गया था और उससे बहुत से लोगों की जान बचाई गई थी। बिल्कुल, कोशिश यही रही इस वक्त केंद्र और राज्य सरकार की कि न्यूनतम हो जान माल का नुकसान। लेकिन तपस, सबसे ज्यादा कौन से जो इलाके हैं वो होंगे प्रभावित? जी, इस वक्त ऑरेंज अलर्ट आज की डेट के लिए किया गया है और कल रेड अलर्ट घोषित किया गया है साउथ तमिलनाडु और साउथ केरला में। अगर हम इस तूफान की बात करें तो इसमें कुछ जगह जो है खास तौर से कन्याकुमारी और पंबन के पास की जो जगह है और ये जो जगह ये खास तौर से ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेंगे। जैसे मैंने कहा साउथ केरला और साउथ तमिलनाडु जो है ये दोनों जो उसके खासतौर से जो तटवर्तीय जगह हैं इन जगहों पे खासतौर से एहतियात ली जा रही है क्योंकि जो इसका लैंडफॉल है वो उसी जगह पे आएगा। चूंकि ये इतना सिवियर नहीं है, सिर्फ साइक्लोनिक स्टॉर्म है, एक्सट्रीम भी नहीं है, सिवियर भी नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो तीव्रता है वो कम है। लेकिन अगर 70-80 के स्पीड से भी अगर टकराता है ये चक्रवाती तूफान तो जान माल का खतरा जो है वो बना रहता है। इसी वजह से फिशिंग एक्टिविटी एकदम बंद कर दी गई है। मछुआरों को बोल दिया गया है कि वो 4 तारीख तक समुद्र में ना जाए और आज जैसे मैंने कहा कि रेड अलर्ट साउथ केरला और साउथ तमिलनाडु में घोषित कर दिए है। उसके साथ साथ ऑरेंज अलर्ट कोस्टल आंध्र प्रदेश और बाकी जो इलाके हैं तमिलनाडु के और केरला के वहां पे भी जारी की गई है क्योंकि जो अहम बात है कि बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है, एक्सपेक्ट कर रहा है एमडी। और जो आसपास खासतौर से तमिलनाडु और केरला के आसपास जो रिजर्वायर्स है जहाँ पे पानी भरा जाता है खासतौर से वो जगह पे अगर पानी, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले निवार तूफान आया तो उसमें भी पानी जो है उन जगहों पे भर गया था उन डैम्स में, तो थोड़ा थोड़ा करके उनको वो जो पानी है वो निकालने का भी प्रयत्न किया जाएगा क्योंकि अगर पानी भर जाता है तो हमने देखा है कि बहुत बार बांध टूट जाता है और उससे फ्लड सिचुएशन हो जाती है। खासतौर से अगर तमिलनाडु की बात करें तो 2015 में एक ऐसा एक तरह से आया था, फ्लड आया था जिससे बहुत नुकसान हुआ था। तो इन सब चीजों को लेके एनडीआरएफ और स्टेट मशीनरी, सेंट्रल मशीनरी जो है खासा ध्यान दे रही है कि सेंट्रल वाटर कमीशन भी ध्यान दे रहा है कि जहाँ पे पानी का जो स्तर है वो बढ़े तो उसको ध्यान दिया जाए। अगर ज्यादा बढ़ रहा है, अगर एक्सट्रीम हाई में जा रहा है तो धीरे धीरे करके पानी जो है निकाला भी जाए उन जगहों से। बिल्कुल तपस, जिस तरह से आपदा प्रबंधन समिति की बैठक भी कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने ली थी, तो क्या कुछ युद्ध स्तर पर इस वक्त प्रयास किए जा रहे हैं? किस तरह से एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, स्टैंड बाई पे रखा गया है, इस पर कोई जानकारी आपको?
जी बिल्कुल, स्टैंड बाय पे एनडीआरएफ की टीमें रखी गई है और 25-26 टीमें हैं और इसमें से एक टीम पुदुचेरी में स्टैंड बाय पे अलग से रखा गया है। हर टीमों को बताया जा रहा है, खासतौर से केरला और तमिलनाडु में जो है, इनको स्टेट मशीनरी के साथ जो उनकी लोकल मशीनरी है उनके साथ काम करना है, क्योंकि अकेले सब चीज हैंडल करना पूरी स्टेट में, पूरे जो कोस्टल एरिया में हैंडल करना शायद अकेला एनडीआरएफ के लिए शायद उतना आसान ना हो। तो अगर स्टेट मशीनरी आ रही है, उनको इक्विपमेंट दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके साथ लग के खासतौर से जब हम देखते हैं किस तरीके का तूफान आता है तो पेड़ पौधे जो है वो टूट के गिरते हैं और जो पोल, जो टेलीफोन पोल कहिए या इलेक्ट्रिक पोल बोलिए, वो गिर के उससे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे जो एनडीआरएफ की टीम है, इनका दो बहुत अहम मकसद होते हैं। एक, कम्युनिकेशन लाइन जो है वो कंटिन्यू होनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही आप लोगों को बचा सकते हैं। तो हर तरीके की कम्युनिकेशन जो सेटअप है उसको वो हर कीमत पे बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा है जहाँ पे कम्युनिकेशन टूटता है या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत आती है, डिस्ट्रप्शन होता है, वहां पे कैसे उसको एक बार फिर से रिन्यू किया जाए, वो एक बहुत अहम इनके लिए हो जाता है। तो पूरी तरह से पूरे जो सारा सामान के साथ हम पहले भी देखा है, जब भी साइक्लोन होता है तो ये अपनी पूरी पीपीई किट वगैरह और सारी जो अपने साथ जो लोग हैं उनको लेके उतरते हैं और कोशिश इनकी यही होती है कि लोगों को किस तरीके से घर के अंदर रखा जाए, जो जिनका घर सेफ है और जिनके घर थोड़े कच्चे मकान है, क्योंकि इस साइक्लोन में सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो कच्चे मकानों को होता है। कभी पेड़ गिर जाते हैं या फिर कभी कभार जो एस्बेस्टस होते हैं वो उड़ के निकलते हैं और वो एक तरह से बहुत खतरनाक हो जाते हैं लोगों के लिए। तो जो लोग ऐसे कच्चे मकानों में रहते हैं उनको सेफ हाउसेस में लेके जाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, और कोरोना के काल में इस वक्त ये चुनौती और बढ़ जाती है, लेकिन जिस तरह से हम तैयारी देख रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं, सटीक जानकारी मिल गई है तो जरूर इसका फायदा मिलेगा और कोशिश यही रहेगी कि न्यूनतम से न्यूनतम हो जान माल का नुकसान। बहुत बहुत शुक्रिया तपस, फिलहाल जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बात करें हमारे अगले एजेंडे की, तो इस एजेंडे पर इस वक्त सभी खेल प्रेमियों की नजर है और वो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच पर। जी हां, भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 16 रन बनाकर आउट हो गए हैं। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन बना लिए थे। भारतीय टीम को क्लीन स्वीप से बचने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। तो जो ओपनिंग जोड़ी है वो यहाँ पर 1 विकेट का नुकसान हो चुका है, इस पर चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन हमारे साथ इस वक्त अशोक मारतोलिया जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अशोक, वेन्यू चेंज हुआ है, सिडनी से कैनबरा पहुंचे हैं, छोटा मैदान है, क्या लगता है वेन्यू चेंज हुआ है तो किस्मत भी बदलेगी? शुरू में लग तो यही रहा था, क्योंकि कैनबरा की स्टेडियम है, छोटी स्टेडियम है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आज के मैच में एक अच्छी शुरुआत भारतीय बल्लेबाज, जो भारतीय ओपनर बैट्समैन है वो दे सकते थे, वो नहीं हो पाए। यहाँ पर शिखर धवन आउट हो गए और अभी फ़िलहाल 48 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। क्योंकि कैनबरा का स्टेडियम है वो छोटा है और 350 के आसपास अगर आप रन बनाते हैं तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं, बहुत चेंजेस किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने भी आज अपनी टीम में, लेकिन उनके बल्लेबाजों को कम नहीं आंका जा सकता है उनके घर पर। तो मुझे लगता है कि अगर हम अच्छी शुरुआत देते तो शायद जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है उनके ऊपर बोझ कम पड़ता, वो खुलकर खेल पाते। लेकिन यहाँ शुरुआत में ही 1 विकेट हो चुका है, तो ऐसे में जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है विराट कोहली है, उनके ऊपर और अधिक प्रेशर बन गया है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो रोहित शर्मा है उनकी कमी स्पष्ट रूप से खल रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छे स्कोर करना होगा भारतीय टीम को अगर इस मैच में जीतना है, क्योंकि जैसे ही ओडीआई खत्म होगा, ये तीसरा ओडीआई है, ये खत्म होने के बाद T20 सीरीज़ खेला जाएगा। तो इस मैच का हार या जीत T20 के मैच पर बहुत असर पड़ेगा, बहुत इम्पैक्ट करेगा, उससे मोराल खिलाड़ियों का बहुत बढ़ेगा या कम होगा। तो इस मैच को अगर भारतीय टीम जीतती है तो T20 में एक अच्छी शुरुआत मानी जाएगी भारतीय टीम। बिल्कुल अशोक, लेकिन जिस तरह से पिछले दोनों ही मैचों में टीम इंडिया को 350 प्लस का टारगेट चेस करना था और ओपनिंग जोड़ी असफल रही, इस बार ओपनिंग जोड़ी में फेरबदल किया लेकिन वो भी शायद रणनीति काम नहीं की। बिल्कुल जया, देखिए जो भारतीय सलामी जोड़ी है, अगर हम वही बात करें कि रोहित शर्मा अगर खेलते तो शायद यहाँ पर कुछ और स्थिति देखने को मिलती, लेकिन शुभमन गिल नए खिलाड़ी हैं,
और रोहित शर्मा शिखर धवन को थोड़ा टिक कर खेलना चाहिए था उनके साथ, तो यहाँ पर वो हो नहीं पाया। तो कभी भी टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, अगर आप अच्छी शुरुआत देते हैं टीम को, अगर आप करीब 100 या 150 के आसपास अगर पहले विकेट की साझेदारी करते हैं तो उससे एक एडवांटेज मिलता है बाकी जो बल्लेबाजों को। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय टीम की ख़राब शुरुआत रही है उसे थोड़ा एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ये पूरी तरह से नकार नहीं दिया जा सकता है कि बाकी के बल्लेबाज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बाकी के हमारे पास अच्छे बल्लेबाज हैं, तो यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए कि भारतीय टीम को वो 350 या 340 के आसपास रन बनाए अगर भारतीय टीम को इस मैच को जीतना है तो। बिल्कुल, तो यकीनन तो रोहित शर्मा की कमी यहाँ पर कहीं ना कहीं खल रही है, लेकिन जिस तरह से हमने पिछले 2 मैचेस में देखा कि आसान कैच भी छूटे और जो फील्डिंग है वो बहुत ख़राब रही, गेंदबाज हैं वो लगातार उनका भी फेल होना जारी है, खूब जमकर रन लुटाए गेंदबाजों ने। क्या लगता है इस बार आज जब मैदान में उतरे हैं तो किस रणनीति के साथ यहाँ पर उतरे? चलिए शुरुआत में बैटिंग तो ले ली है, लेकिन अगली पारी आएगी तो किस तरह से खेलेंगे? और देखिए जया, टॉस जीतना एक बहुत बड़ा एडवांटेज था भारतीय टीम के लिए, क्योंकि देखिए कभी भी डे नाइट मैचों में अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। पिच जो है सपाट मिलते हैं और गेंद आसानी से बल्ले पर आ जाती है, और जैसे जैसे शाम बीतते जाता है तो जो पिच है वो ख़राब होती जाती है, उसका फ़ायदा जो है गेंदबाजों को मिलता है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि शाम में जब भारतीय टीम गेंदबाजी करने उतरेगी तो किस तरह के गेंदबाजी कर सकते हैं भारतीय टीम इस मैदान पर, ये देखने वाली बात होगी। रोहित शर्मा की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है भारतीय टीम के जिनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। करीब 40 वनडे मैचेस खेल चुके हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसमें उन्होंने लगभग 2022 रन बना चुके हैं 61 के एवरेज से, और 76 छक्के वो लगा चुके हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, उनका न होना शायद बहुत कमी खल रही है भारतीय टीम को यहाँ पर। अगर वो होते इस टूर्नामेंट में शायद स्थिति कुछ और होती। चलिए, अभी फिलहाल खराब शुरुआत यहाँ पर मिली है भारत को तीसरे वनडे मैच में, और खासकर जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो कई बार काफ़ी ज़्यादा जज्बाती और इमोशनल हो जाते हैं, तो इसीलिए आलोचना काफ़ी हो रही है। लेकिन चलिए देखते हैं, खेल है और उसमें हार जीत तो लगी रहती है। देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के साथ जुड़ने के लिए अशोक, आपसे आगे भी बात करेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं कोवैक्सीन की। जी हाँ, कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण आज से कोलकाता के राष्ट्रीय हैजा एवं आंतरिक रोग संस्थान में शुरू हो रहा है। तकरीबन 1000 स्वयंसेवकों को इस चरण में वैक्सीन की डोज दी जाएगी। इनमें से आधे स्वयंसेवकों को हैदराबाद भारत बायोटेक और ICMR द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन दिए जाएंगे, जबकि बाकी को प्लेसबो दिया जाएगा। पहले डोज के 4 सप्ताह बाद उन सभी वॉलंटियर्स को दूसरा डोज दिया जाएगा। ICMR NICED के मुताबिक परीक्षण का मकसद कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ वॉलंटियर्स के बीच कोवैक्सीन की सुरक्षा का प्रभाव तय करना है। इस बीच कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने कोवैक्सीन ट्रायल के लिए खुद को वॉलंटियर करने की इच्छा व्यक्त की है। इस वैक्सीन का परीक्षण देश के 22 साइट्स पर 26,000 लोगों पर किया जा रहा है। PGI रोहतक, एम्स नई दिल्ली में पहले ही फेज 3 का ट्रायल शुरू हो चुका है। और रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के लिए तैयार किया गया पहला रजिस्टर्ड वैक्सीन स्पुतनिक 5 क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत लाया गया है। रूस के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कोष और भारत के डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने मिलकर भारत में इस वैक्सीन का ये क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। रूस ने दुनिया में सबसे पहले 11 अगस्त को कोविड वैक्सीन बनाने की घोषणा की थी। स्पुतनिक 5 रूसी स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है। पिछले महीने रूस ने कहा था कि प्राथमिक अंतरिम विश्लेषण के अनुसार स्पुतनिक 5 कोविड-19 संक्रमण से बचाने में 92% तक प्रभावी है। और भारत में स्पुतनिक 5 का ट्रायल शुरू होने पर दिल्ली स्थित रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार का मुकाबला करने में व्यापक सहयोग रूस और भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का एक प्राथमिकता क्षेत्र है। उन्होंने एक ट्वीट कर ये जानकारी दी। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार का मुकाबला करने में व्यापक सहयोग रूस भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का एक प्राथमिकता क्षेत्र है। कोविड-19 से निपटने के वैश्विक प्रयासों का समर्थन करने के लिए इस क्षेत्र में हर बातचीत और समन्वय को जारी रखने के लिए तैयार हैं।
और इस बीच कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ वैश्विक जंग में भारत को उल्लेखनीय सफलता मिल रही है। 21 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच प्रतिदिन 10 लाख से अधिक टेस्ट किए गए, जबकि इस दौरान संक्रमण के नए मरीजों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रही है। 21 नवंबर को जहां 10,66,000 से अधिक टेस्ट किए गए, उस दिन संक्रमण के नए मरीजों की संख्या 46,232 रही, जबकि 1 दिसंबर को 9,70,000 के करीब टेस्ट के बीच नई मरीजों की संख्या महज 31,118 रही। तो देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 88,89,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 41,985 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.94% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। जी हाँ, तो कोवैक्सीन जो कि पहली स्वदेशी निर्मित कोरोना वैक्सीन है, उसके तीसरे चरण का ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। और लगातार जिस तरह से हम आपसे कह रहे हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक ढिलाई नहीं, इसीलिए जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें और उचित दूरी बनाए रखें। और साथ ही डीडी न्यूज़ की विशेष मुहिम मास्क अप इंडिया से भी आप जुड़ सकते हैं। आप अपने मास्क अप वाले वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज के एजेंडा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।